हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 का सीबीएसई का सैम्पल पेपर। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर दें, जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक साइड पे क्वेश्चन पेपर ओपन करके साथ साथ में वीडियो प्ले करें और साथ साथ में सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का सैम्पल पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। The fixed capital account balance may change due to additional capital introduced or withdrawn or both. And reason, under fixed capital method, the partner's capital always remains the same. अब जो assertion दिया है ये true है। सबसे पहले capital accounts अगर fixed हो तो कोई भी adjustment हम capital account में नहीं लेते हैं, सारे adjustments current account में जाते हैं। ये हमने fundamentals of partnership के वीडियो में डिस्कस किया है। बट अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है या कैपिटल विड्रॉ हो रहा है, उस केस में वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। अकॉर्डिंगली असर्शन ट्रू है। एंड फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल रिमेन्स द सेम, सो एडजस्टमेंट्स न लेने की वजह से वो सेम रहता है। रीजन भी ट्रू है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, जेड इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, जेड इज गिवन अ मिनिमम गारंटी ऑफ 900 पर एनम बाय एक्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है 2100। कैलकुलेट एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए पहले जेड का चेक करना पड़ेगा कि जेड को उसका मिनिमम 900 मिल रहा है कि नहीं। पूरे फर्म का प्रॉफिट 2100 दिया है। अकॉर्डिंगली ये सेकेंड क्वेश्चन है, जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2100 इंटू 1/3 जो आता है 700। बट जेड को गारंटी मिला है मिनिमम 900 रुपीज का, सो 200 रुपीज जो डेफिसिट पड़ रहा है दैट विल हैव टू बी बोर्न बाय एक्स। अब टोटल 2100 प्रॉफिट में से 700 अगर जेड को मिल गया तो एक्स एंड वाई के बीच में इक्वली डिवाइड होगा रिमेनिंग अमाउंट। इक्वली क्योंकि यहाँ पे पीएसआर दिया नहीं है तो ओल्ड रेशियो इक्वल है। एंड इनके बीच में डिवाइड होगा बाकी का 1400 रुपीज, बिकॉज टोटल प्रॉफिट है 2100। तो 700 जेड को गया, 1400 बचा वो एक्स और वाई को जाएगा। 700। अब एक्स का जो भी प्रॉफिट है इसमें से 200 माइनस करके फाइनली एक्स विल रिसीव ओनली 500 रुपीज, बिकॉज ही हैज टू पे इट टू जेड। अकॉर्डिंगली 2 का आंसर हो जाएगा सी, which is 500. Next, 20,000 shares of 10 each were issued at 10% premium, full amount payable on application. 30,000 applications were received and pro rata allotment was made. Find the amount credited to share capital. अब अगर 20,000 shares issue हुए तो शेयर कैपिटल में 20,000 shares का अमाउंट ही ट्रांसफर होगा। एंड यहाँ पे कॉल्स नहीं है अलग अलग, पूरा का पूरा एप्लीकेशन की टाइम ही पेएबल है। सो 20,000 shares into 10 रुपीज फेस वैल्यू 2 लाख रुपीज आ जाएगा अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल। सो आंसर हो जाएगा बी, 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 15% पर एनम विच अमाउंटेड टू 2062 ड्रॉइंग्स वर। अब यहाँ पे ये है फोर्थ क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट दिया है 2062.5 एंड ड्रॉइंग्स का अमाउंट हमको पता नहीं है, एक्स अज्यूम करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% दिया है एंड ही इज विड्रॉइंग अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंड ऑफ एवरी मंथ के सिचुएशन में 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होता है। ये पूरा इस तरफ आकर रिवर्स हो जाएगा। सो 2062.5 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5.5। एंड ये टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगे 30,000। अब क्वेश्चन में अगर ऑप्शंस देखेंगे तो मंथली ऑप्शंस दिए हैं। सो 30,000 हमको डिवाइड बाय 12 करना है टू फाइंड आउट द मंथली ड्राइंग्स, विच कम्स टू 2,500 पर मंथ। सो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, X Limited is registered with an authorized capital
divided into shares of ₹10 each. The company issued 2 lakh shares payable 3 on allotment, 4 on final call. What will be the amount due on allotment if a shareholder holding 20,000 shares paid call money at the time of allotment? अब अलॉटमेंट के टाइम कितना अमाउंट रिसीव हुआ वो पूछा है. बेसिकली अलॉटमेंट के टाइम हमको अलॉटमेंट मनी ही रिसीव होना चाहिए, बट यहाँ पे एक शेयर होल्डर ने 20,000 शेयर्स पे कॉल मनी भी पे कर दी है. सो पहले तो 2 लाख शेयर्स इश्यू हुए. सो 2 लाख शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी है ₹3 ईच, ये 6 लाख तो हमको ऑब्वियसली रिसीव होगा. देन 20,000 शेयर्स पे हमको कॉल मनी मिल गया है. सो 20,000 शेयर्स इनटू कॉल मनी 4, 80,000 रिसीव हो गया है. सो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट टोटल अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है 6,80,000. अब यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. अब ये टोटल अमाउंट रिसीव्ड है, बट अलॉटमेंट ड्यू एग्जैक्टली 6 लाख रुपीज ही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, विच इज 6 लाख. अगर ये क्वेश्चन में पूछा होता कि एक्चुअली कैश कितना आ रहा है, तो वो आंसर हो जाता 6,80,000. नेक्स्ट, ABC 311C रिटायर्ड, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व एज पर बुक्स 50,000 है एंड वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम सिर्फ 30,000 है. इन दिस रिलेशन एज कैपिटल विल बी. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास पहले से WCR ज्यादा है 50,000, जबकि क्लेम जो है वो सिर्फ 30 है. मतलब बाकी का 20,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी ओल्ड रेशियो में 3:1:1. सो अगर 20,000 को 3:1:1 में एलोकेट करते हैं, so 20 divided by 5 is 4 into 3, 12. So A will be credited by 12,000. तो सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा A. सेवेंथ, Ravi, Savi, Tavi 1, 2, 3 they decided to share future profits equally and to adjust the same by passing a single entry. अब यहाँ पे जनरल रिजर्व, P&L और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये 3 चीजें दी है. जब भी पार्टनर्स के बीच में PSR चेंज हो जाता है, तो जितने भी रिजर्व्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करके उसको गुडविल की तरह ट्रीट करना होता है और उसके बेसिस पे ही एंट्री होती है. सबसे पहले हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है 1:3 एंड न्यू रेशियो है 1:1:1. अब जो बीच वाला पार्टनर है उसको अगर लेंगे, ओल्ड रेशियो था उसका 2/6, न्यू रेशियो है 1/3. इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, नो गेन नो सैक्रिफाइस. बट अगर फर्स्ट पार्टनर देखेंगे, ओल्ड रेशियो है 1/6, न्यू रेशियो है 1/3, तो पहले के कंपैरिजन में अब उसको ज्यादा शेयर मिल रहा है, इसका हो गया गेन. एंड जो लास्ट पार्टनर है, इसका पहले 3/6 मतलब हाफ मिलता था, अब 1/3 मिलता है, तो इसका हो जाएगा सैक्रिफाइस. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पास एडजस्टिंग एंट्री. सो ये एग्जैक्ट गेन और सैक्रिफाइस हमको निकालना पड़ेगा. तो फर्स्ट पार्टनर है रवि, रवि's gaining ratio is new ratio minus old ratio, and last partner Tavi, Tavi's gaining ratio new ratio minus old ratio. So 2 minus 1, 1/6 and 2 minus 3 minus 1/6. So ये हो गया गेन और ये हो गया सैक्रिफाइस. अब बेसिक रूल होता है, गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होगा. सो जर्नल एंट्री में रवीज कैपिटल टू तवीज कैपिटल. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे, तो जितने रिजर्व्स दिए हैं वो सबको ऐड करना है. सो यहाँ पे रिजर्व्स दिए हैं, सबसे पहले जनरल रिजर्व 80 प्लस P&L 60, तो टोटल 140 हो जाता है. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एसेट साइड पे होता है, तो इसको माइनस करना है, डेबिट बैलेंस है. सो 80 प्लस 60 140 माइनस 20 1,20,000 आता है. एंड 1,20,000 का 1/6 निकालना है, बिकॉज इनका गेन और सैक्रिफाइस 1/6 ही है, विच कम्स टू 10,000. सो ये हो गया जर्नल एंट्री, रवीज कैपिटल टू तवीज कैपिटल 10,000. Next, ABC 2:1 at the time of reconstitution, goodwill appeared in the books at 1 lakh, past journal entry.
अब यहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन मतलब ये एडमिशन भी हो सकता है, रिटायरमेंट भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, चेंज इन पीएसआर भी हो सकता है। बट ये सभी सिचुएशन में अगर पहले से बुक्स में मतलब बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर करता है तो ये ऑटोमेटिकली कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो एथ क्वेश्चन, यहाँ पे ओल्ड रेशियो है एबीसी का 2:1। सो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू गुडविल। टोटल गुडविल दिया है 1 लाख और इसको 2:2:1, सो 40,000, 40,000, 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज अ पार्ट ऑफ। अब रिजर्व कैपिटल का पहले लॉजिक समझते हैं। ये हमने इश्यू ऑफ शेयर्स की वीडियो में डिस्कस किया है। एक होता है कैपिटल रिजर्व, मतलब शेयर्स री इश्यू करने पे कुछ प्रॉफिट हुआ तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। रिजर्व कैपिटल मतलब क्या, कुछ अनकॉल्ड कैपिटल जो कंपनी अपने वाइंडिंग अप के टाइम ही कॉल करेगी, उसके पहले कॉल नहीं करेगी। सो रिजर्व कैपिटल बेसिकली अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनकॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब एक एक स्टेटमेंट को पहले एनालाइज करते हैं। फिक्स कैपिटल विल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, तो ये करेक्ट है। फिक्स कैपिटल में और कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं आते हैं, या तो कैपिटल एडिशनल इंट्रोड्यूस होगा या विड्रॉ होगा, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा। सेकेंड, करंट अकाउंट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस, तो ये भी ट्रू है, बिकॉज अगर लॉसेस ज्यादा है तो उस केस में करंट अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है। एंड थर्ड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस, ये भी ट्रू है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स में सारे एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, और अगर अप्रोप्रिएशन ज्यादा होंगे कम होंगे तो कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो 10th का आंसर हो जाएगा डी, ऑल थ्री आर ट्रू। 11th, X and Y are partners, capitals दिए 2718, Z is admitted for 1/3 share, he brings proportionate capital, and ये Z का कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। अब X and Y का कंबाइंड कैपिटल अगर देखेंगे तो 27 प्लस 18 45,000 होता है। सो फॉर 2/3 शेयर इन प्रॉफिट्स X एंड Y का कैपिटल है 45,000, तो अगर Z 1/3 शेयर के लिए आ रहा है तो उसका कैपिटल हो जाएगा X। क्रॉस मल्टीप्लाई करके X की वैल्यू आ जाएगी 22,500, जो ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, 12th क्वेश्चन, K Limited issued 6,000 debentures of 100 each at 6% discount, redeemable at 8% premium. In order to write off loss, statement of P&L will be debited by. अब जब भी शेयर्स डिस्काउंट में इश्यू होंगे, आई मिस्टेक, डिबेंचर्स जब डिस्काउंट में इश्यू होंगे और रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा, तो ये दोनों की वजह से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है, और ये लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हम P&L यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमको टोटल लॉस कैलकुलेट करना है और उतना ही P&L यूज होगा। तो इश्यू के टाइम 6% का डिस्काउंट, रिडम्पशन के टाइम 8% का प्रीमियम, सो 6 + 8 टोटल 14% का लॉस है, एंड टोटल 6,000 डिबेंचर्स इश्यू हो रहे हैं। अकॉर्डिंगली 6,000 डिबेंचर्स इनटू 14 रुपीज ईच, ये आ जाता है 84,000, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, 13 क्वेश्चन, कैपिटल एम्प्लॉयड 2,50,000, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट विल बी। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दिया है 2,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, सो 2,50,000 पे 10%, नॉर्मल प्रॉफिट 25,000 होगा, जबकि एवरेज हमारा 30,000 है, तो हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं 5,000। तो क्वेश्चन में वही पूछा है सुपर प्रॉफिट कितना होगा, तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, विच इज 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन, ऑन डिसोल्यूशन अ पार्टनर टुक ओवर 50% स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 5 लाख एट डिस्काउंट ऑफ 20%, स्टॉक विल बी टेकन ओवर एट अ वैल्यू ऑफ। अब 5 लाख रुपीज का स्टॉक है, उसका सिर्फ 50% पार्टनर लेके जा रहा है, तो 5 लाख का 50% ऑटोमेटिकली 2,50,000 हो जाएगा। अब ये टेक ओवर भी कर रहा है 20% डिस्काउंट, तो 2,50,000 में से भी 20% माइनस करेंगे तो 2 लाख रुपीज हो जाएगा। तो 14 का आंसर है
C which is 2 lakh कैसे निकला? सो 5 लाख इंटू 1/2, इससे 2 लाख 50 आता है और फिर माइनस 20%. नेक्स्ट 15 क्वेश्चन. S&P 3:2. Balance sheet showed debtors 10,000 and provision 4,000. R is admitted and provision for bad debts is to be maintained at 10% on debtors. Amount of provision in balance sheet will be. अब debtors हमारे 10,000 है, पहले से 4,000 का प्रोविजन है, बट एडमिशन के बाद हमें बस 10% का प्रोविजन रखना है. सो 10,000 पे 10% प्रोविजन 1,000 होता है, न्यू बैलेंस शीट में 1,000 ही आएगा. तो 15th क्वेश्चन का आंसर है A, 1,000 rupees. 16th, an equity share of 10 each on which 6 has been paid is reissued. Minimum price of reissue will be. अब 10 रुपीज का शेयर है जिसमें से 6 रुपीज पे हो गया है, तो ये 6 रुपीज कंपनी का गेन हो जाएगा. ये जितना गेन होता है उतना ही रीइश्यू के टाइम हम डिस्काउंट दे सकते हैं. सो 10 रुपीज के शेयर पे अगर हम 6 रुपीज का डिस्काउंट दे सकते हैं तो हमारा रीइश्यू प्राइस जो है वो 4 रुपीज का हो जाएगा. तो यहाँ पे 16 में आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. 17th क्वेश्चन. एवरेज प्रॉफिट दिया है 15,000, टोटल असेट्स 1,40,000, आउटसाइड लायबिलिटी 40,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%. कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड. सो अंडर कैपिटलाइजेशन दोनों मेथड से पूछा है. सबसे पहले ये है 17th क्वेश्चन. तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000. यहां पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड जो है टोटल असेट्स 1,40,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज 40,000. सो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 1 लाख. इसके बेसिस पे हमारा आएगा नॉर्मल प्रॉफिट. अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है. सो 1 लाख इंटू 10%, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 10,000. अब सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट जो 15 है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 10, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 5,000. सबसे पहले करेंगे बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. यहां पे गुडविल का वैल्यू होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड. सो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 15,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% एंड कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख. सो गुडविल आ जाएगा 50,000. सेकेंड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. इसमें गुडविल हो जाता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100. तो सुपर प्रॉफिट हमने निकाला है 5,000 रुपीज. सो 5,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, ये आ जाएगा 50,000. दोनों भी कैपिटलाइजेशन मेथड से सेम ही वैल्यू ऑफ गुडविल आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन. एबीसी पार्टनर्स विद कैपिटल्स 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख. प्रॉफिट्स फॉर द ईयर दिया है 1,20,000. दीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग. अब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और सैलरी दी है. सो ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो गया. इसके लिए बनाते हैं वर्किंग नोट. 3 पार्टनर्स है ए, बी एंड सी. अब सबसे पहले जो हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट है 1,20,000 उसको हमने कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है. सो कैपिटल रेशियो है 1:2:3. तो अकॉर्डिंगली 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20,000, 40,000, 60,000 टोटल हो जाता है 1,20,000. अब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे हमको क्या करना चाहिए था. तो सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%. सो 1 लाख के कैपिटल पे 10,000, 2 लाख पे 20, 3 लाख पे 30, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाता है 60. देन सबसे पहले सैलरी लेंगे.
ए सैलरी है 2000 पर मंथ, मतलब 24,000, एंड बीज कमीशन है 8,000, तो सिर्फ बी के कॉलम में कमीशन 8,000। इससे ये टोटल हो जाता है 34, 28, 30 और 84 प्लस 8 92। इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये सब्ट्रैक्ट होगा बिकॉज ये एक इनकम है फर्म के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 6,000, 10,000, 16,000, सो 16 16 32। ये सब्ट्रैक्ट करके अमाउंट्स आते हैं 28, 18 एंड 14, टोटल हो जाता है 60,000। अब टोटल हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है 1,20,000, जिसमें से 60,000 यूज हो जाता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने में। इसके बाद बाकी का जो 60,000 बचता है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है। सो तीनों पार्टनर्स को मिलेगा 20,000, 20,000, 20,000। ये ऐड करके आ जाता है 48, 38 और 34, सो टोटल हो जाता है 1,20,000। अब ये फाइनल अमाउंट्स हम कंपेयर करेंगे जो हमने एक्चुअली किया है उससे। सो ए को मिला है 20,000 बट उसको मिलना चाहिए 48, सो ए शुड रिसीव अनदर 28,000, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो टू एज कैपिटल 28,000 क्रेडिट। वैसे ही बी को मिला है 40 बट उसको मिलना चाहिए सिर्फ 38, सो बी को 2,000 एक्स्ट्रा मिल गया है, अकॉर्डिंगली बी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट विद 2,000। देन सी को मिला है 60, उसको मिलना चाहिए सिर्फ 34, तो इसको मिल गया है 26,000 एक्स्ट्रा, तो सी का कैपिटल भी हो जाएगा डेबिट, ही विल रिटर्न 26। यहाँ पे अपना जर्नल एंट्री टैली हो गया 28, 28। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन। NMPA आर पार्टनर्स, कैपिटल्स दिए 60,000, 1 लाख, 1 लाख 60, 2 लाख। After the accounts were closed, it was discovered that interest at 5% has not been allowed. Pass adjusting entry. ये वापस पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे भी वर्किंग नोट बनाएंगे। 19th क्वेश्चन, यहाँ पे 4 पार्टनर्स है, सो पार्टनर्स का नाम है NMPA एंड टोटल। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अलाउ करना था 5%, जो हमने अलाउ नहीं किया, तो सबसे पहले वही कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%, 60,000 का 5%, 1 लाख का 5%, 1 लाख 60 एंड 2 लाख का 5%, सो टोटल हो जाता है 8, 8, 16 प्लस 10, 26। देन इसी को वापस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, तो 26,000 अब जाएगा PSR में। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, मतलब ये इक्वल हो जाएगा, सो हर पार्टनर का हो जाएगा 6,500। अब दोनों अमाउंट्स कंपेयर करेंगे, सो 3 minus 65, 35, दिस इज 15, दिस इज 15 एंड दिस इज 35। जब भी प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट आता है, माइनस करके नेगेटिव आंसर आ रहा है 3 minus 65, तो ये डेबिट हो जाएगा। 5 minus 65 नेगेटिव आंसर है, डेबिट। 8 minus 65 पॉजिटिव आंसर, 10 minus 65 पॉजिटिव आंसर। सो जर्नल एंट्री हो जाएगी एन्स कैपिटल टू पीज कैपिटल टू एज कैपिटल, and total amount 3,500, 1,500, 3,500, 1,500. Next question, X Limited purchase the following assets. अब दोनों assets का बुक वैल्यू और टेकन ओवर एट दिया हुआ है,
बुक वैल्यू हमको कंप्लीटली इग्नोर करना है, जितने में टेक ओवर हुआ वही रिकॉर्ड होता है. And purchase consideration fixed at 5,50,000, paid 10,000 by check and balance by issue of debentures of 100 each at 20% premium. Okay. सबसे पहले जर्नल एंट्रीज के लिए एसेट परचेज की एंट्री करेंगे. सो प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया फॉर 1,85,000. देन लैंड एंड बिल्डिंग फॉर 4,20,000. एंड ये हमने परचेज किया है फ्रॉम वाई लिमिटेड. सो टू वेंडर वाई लिमिटेड. परचेज कंसिडरेशन नीचे दिया हुआ है 5,50,000. अब डेबिट साइड का अगर टोटल देखें तो 4,56,05,000 आता है. तो यहाँ पे 55,000 एक्स्ट्रा है क्रेडिट साइड में, सॉरी डेबिट साइड में एक्स्ट्रा है. सो क्रेडिट में जो बैलेंस बच रहा है ये हो जाएगा कैपिटल रिजर्व. अब ये 5,50,000 कैसे पे हुआ, तो 10,000 का चेक दिया है. अकॉर्डिंगली वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक. टोटल 5,50,000 में से 10,000 चेक से है. एंड बैलेंस बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम. सो डिबेंचर के लिए लिखेंगे 2 डिबेंचर और प्रीमियम के लिए 2 SPR. यहाँ पे हमने फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड आउट करने के लिए, जो है अमाउंट ड्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. सो अमाउंट ड्यू है 5,40,000 बिकॉज 10,000 पे हो गया थ्रू चेक, डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर है 100 प्लस 20% प्रीमियम. सो डिवाइड बाय 120. सो ये आ जाता है 4,500 डिवेंचर्स. सो डिवेंचर में आएगा 4,500 डिवेंचर्स इंटू 100 रुपीज ईच, 4,50,000. एंड 4,500 डिबेंचर्स इंटू 20 रुपीज ईच, 90,000 आ जाएगा प्रीमियम. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं. ABC 221 बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च दिया हुआ है एंड A डाइड ऑन 31st जुलाई. सो अप्रैल मई जून जुलाई पार्टनर ने फर्म में 4 मंथ्स काम किया है, उसके बाद डेथ हुई है. सो प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब 4 मंथ्स के लिए निकलेगा. अब एडजस्टमेंट्स दिए, सैलरी है 60,000 पर एनम. गुडविल इज ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर लेस 10%. ए विड्रू 20,000. प्रॉफिट्स दिए हैं 3 साल के. एंड वी ओनली हैव टू प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे रिवैल्यूएशन का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है. सो क्वेश्चन 21 एज कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले एज कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ए का कैपिटल है 3 लाख रुपीज. इसके बाद जनरल रिजर्व 50,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो ए का शेयर हो जाता है 20,000. देन एसेट साइड में कोई रिजर्व नहीं है. सैलरी है 60,000 पर एनम. सो बाय सैलरी इसने काम किया है सिर्फ 4 मंथ्स, तो इंटू 4/12 20,000 सैलरी हो जाएगा. देन गुडविल इज ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. पहले कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट. तो 3 years के प्रॉफिट है 1 लाख, 1,50,000 एंड 2 लाख डिवाइडेड बाय 3. सो 2 plus 2 4,50,000 divided by 3 comes to 1,50,000. And goodwill is how many years purchase? So 2 years purchase. So 1,50,000 into 2 goodwill हो जाएगा 3 लाख रुपीज. इसमें से हम कैलकुलेट करेंगे ए शेयर ऑफ गुडविल. 3 लाख इंटू ए का शेयर है 2/5. सो 1,20,000. अब गुडविल के लिए बाय सर्वाइविंग पार्टनर्स, मतलब बाय बीस कैपिटल बाय सीज कैपिटल, ये 1,20,000 गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. न्यू रेशियो कुछ दिया नहीं है, सो 2:1 ही गेनिंग रेशियो आएगा. तो इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके 80,000, 40,000.
उसके बाद ए विथड्रू 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, सो डेबिट में आएंगे टू ड्रॉइंग्स 20,000. देन शेयर ऑफ प्रॉफिट बोला है बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट लेस 10%. सो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट. अब जो 3 प्रॉफिट्स दिए हैं उसमें से सबसे लास्ट या लेटेस्ट ईयर का है 2 लाख रुपीज, इंटू ए का शेयर है 2/5, इंटू उसने 4 मंथ्स फर्म में काम किया, सो 4/12. इसमें से फिर हम माइनस करेंगे 10%. तो 2 लाख का 2/5 आता है 80,000. 80,000 इंटू 1/3, एंड माइनस 10% करके आ जाता है 24,000. शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए लिखते हैं बाय P&L सस्पेंस 24,000. अब जो बैलेंस बचेगा ये ट्रांसफर हो जाएगा टू एज एग्जीक्यूटर. तो यहाँ पे टोटल आ जाता है 3,40,000, 4,20,000, 460, 484, 4,64. ओके, क्वेश्चन 22 पढ़ते हैं. M Limited has an authorized capital of 50 lakh rupees divided into 50,000 shares of 100 each. The company issued 30,000 and received applications for only 25,000. Company called 80 per share, and R and S are two shareholders holding 2,000, 4,000 shares. Both did not pay first call 20 rupees, and S के share forfeit हुए हैं, and 3,000 shares were reissued at 60 each, 80 paid up. Show the share capital in the balance sheet of the firm. So क्वेश्चन 22 यहाँ पे हमको प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में सबसे पहले मेन हेडिंग आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज. उसके अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंडर शेयर कैपिटल, नोट 1. सो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल. यहां पे सबसे पहले रिकॉर्ड होगा ऑथोराइज कैपिटल. सो ऑथोराइज कैपिटल दिया हुआ है 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each, so 50 lakh. देन इश्यूड कैपिटल, तो कंपनी ने इश्यू किए हैं 30,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each, so 30 lakh. देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अब यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल में एक्चुअली 25,000 एप्लीकेशन ही मिले, तो 25,000 शेयर्स ही होंगे. ये 25,000 शेयर्स में से दो शेयर होल्डर्स ने कुछ ना कुछ पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, एंड एक ही शेयर होल्डर्स के शेयर्स फॉरफिट हुए, एस, और एस के पास है 4,000 शेयर्स. तो 25,000 शेयर्स में से सबसे पहले 4,000 शेयर्स माइनस करेंगे तो 21,000 शेयर्स बचते हैं. उसके बाद 3,000 शेयर्स वापस री इश्यू हो गए, तो 21 प्लस 3, तो 24,000 शेयर्स हो जाएंगे. एंड यहां पे बस 80 रुपीज कॉल्ड अप है. ये हो जाता है 19,20,000. अब जो शेयर्स फॉरफिट हुए बट री इश्यू नहीं हुए, 1,000 शेयर्स ऑफ एस, उसका जो शेयर फॉरफीचर अमाउंट है वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. तो प्लस शेयर फॉरफीचर. अब ये शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया 20 रुपीज, टोटल 80 रुपीज कॉल्ड है. अगर 20 रुपीज पे नहीं हुआ है मतलब 60 रुपीज पे हो गया था, और यही कंपनी का गेन है, यही फॉरफीचर का अमाउंट है. तो 1,000 शेयर्स री इश्यू नहीं हुए एस के, इंटू 60 रुपीज, 60,000. देन माइनस कॉल्स इन अरियर्स. जो पहला शेयर होल्डर है आर, उसके 2,000 शेयर्स है, उसने भी फर्स्ट कॉल पे नहीं किया बट उसके शेयर्स हमने फॉरफिट नहीं किए, तो इसका बस कॉल्स इन अरियर्स यहाँ पे माइनस होगा. सो 2,000 शेयर्स ऑफ आर, उस पर 20 रुपीज उसने पे नहीं किया, सो 40,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो ये आंसर आ जाएगा 19,40,000. 19,40,000. नेक्स्ट क्वेश्चन,
23rd ABC 342 बैलेंस शीट दिया है. नाउ द फर्म इज डिसॉल्व्ड. डिसोल्यूशन के अलग अलग एडजस्टमेंट्स दिए हैं एंड लास्ट में बोला है वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन का फॉर्मेट बना लेते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले डेबिट साइड में सारे एसेट्स रिकॉर्ड होंगे. तो बैलेंस शीट में सबसे पहला एसेट है मशीनरी. सो टू मशीनरी 90,000. देन पेटेंट 9,600. उसके बाद फर्नीचर 60,000. देन इन्वेस्टमेंट 72,000. उसके बाद स्टॉक 1,44,000. सीज कैपिटल रियलाइजेशन में नहीं आता, P&L भी नहीं आता, कैश एंड बैंक बैलेंस भी नहीं आता. लायबिलिटी साइड में सबसे पहले है क्रेडिटर्स 48. वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड. अब वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड लेना चाहिए कि नहीं वो डिपेंड करता है एडजस्टमेंट पे, कोई क्लेम है कि नहीं. तो अगर हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं, डी एडजस्टमेंट में वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम 72,000 जो फंड से भी ज्यादा है. तो पूरा का पूरा फंड रियलाइजेशन अकाउंट में ही आएगा 54,000. देन मिसेस एज लोन, मिसेस बीज लोन, ये भी आउटसाइडर्स है, पार्टनर्स नहीं है. सो दोनों भी लोन्स रियलाइजेशन में आएंगे. मिसेस एज लोन 30,000, मिसेस बीज लोन 24,000. देन आईएफएफ, तो ऑब्वियसली एसेट में इन्वेस्टमेंट है तो आईएफएफ भी रियलाइजेशन में आएगा 6,000. कैपिटल्स ए एंड बी रियलाइजेशन में रिकॉर्ड नहीं होते. अब सबसे पहला एडजस्टमेंट, ए प्रॉमिस टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन. सो मिसेस एज लोन 30,000 है तो टू एज कैपिटल ये लोन टेक ओवर कर रहा है 30,000 में. एंड ऑल्सो एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक एट 1,20,000. तो स्टॉक के लिए बाय एज कैपिटल स्टॉक टेकन ओवर है 1,20,000. नेक्स्ट बी टुक ओवर हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 42. सो बाय बीज कैपिटल ये इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहा है 42,000 में एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड 120%. तो ये आ जाएगा बाय कैश. इन्वेस्टमेंट सेल हो रहा है. अब टोटल इन्वेस्टमेंट है 72, इसका हाफ तो बी लेके गया, बाकी हाफ बचता है 36,000. ये 36,000 में 20% प्रॉफिट मतलब 7,200 प्रॉफिट ऐड करेंगे. अकॉर्डिंगली ये टेक ओवर होगा 43,200. नेक्स्ट सी टुक ओवर मशीनरी फॉर अ कैश पेमेंट. अब अगर सिर्फ दिया होता सी टुक ओवर मशीनरी तो हम लिखते बाय सीज कैपिटल, बट वो कैश पेमेंट दे रहा है इसलिए वो कैश के अंदर ही आएगा. मशीनरी 60,000. नेक्स्ट वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम. सो टू कैश WCC पे हो रहा है 72,000. क्रेडिटर्स ऑफ 96 टुक ओवर फर्नीचर ऑफ 24 इन फुल सेटलमेंट. तो एसेट टेकन ओवर बाय लायबिलिटी, कुछ भी एंट्री नहीं होगा. एंड बैलेंस क्रेडिटर्स पेड एट 10% डिस्काउंट. अब क्रेडिटर्स है 9,600 के जो फर्नीचर लेके जा रहे हैं, तो टोटल क्रेडिटर्स में से 9,600 पे हो गया. टोटल क्रेडिटर्स है 48,000, उसमें से 9,600 माइनस करेंगे तो बचेगा 38,400. अब ये पे हो रहे हैं 10% डिस्काउंट पे. तो एंड 10% डिस्काउंट 34,560. तो ये क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा. नेक्स्ट रिमेनिंग फर्नीचर सोल्ड एट बुक वैल्यू. अब क्रेडिटर्स ने 24,000 का फर्नीचर ले लिया और बैलेंस शीट में टोटल फर्नीचर 60,000 है, तो 36,000 का फर्नीचर बचता है. ये फर्नीचर 30% ऑफ बुक वैल्यू में सेल हुआ. सो 60 माइनस 24 36,000 का 30% 10,800 में फर्नीचर सेल हो रहा है.
Next, A is allowed a remuneration of 12,000 for carrying out dissolution work. He also agreed to bear realization expense. Realization expense were paid by him. अब A को हमको देना है 12,000 rupees remuneration. Accordingly, to A's capital 12,000 remuneration. अब एक्सपेंसेस उसी को बेयर करना चाहिए था और एक्चुअली उसी ने ही पे किया है, तो यहाँ पे फर्म अपने बुक्स में वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड ही नहीं करेगा. अब सारे एडजस्टमेंट हो गए, उसके बाद हम चेक करते हैं सभी लायबिलिटीज पे हुए कि नहीं. सो क्रेडिटर्स पे हो गया, डब्ल्यूसीसी पे हो गया. मिसेस एज लोन ए लेके गया, मिसेस बीज लोन का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो इसको पे करना पड़ेगा. मिसेस बीज लोन 24,000. आईएफएफ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती. एसेट्स में मशीनरी सेल हो गया. पेटेंट एक इनटेंजिबल एसेट है और उसका कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो ये रियलाइज नहीं हुआ, उसका कुछ नहीं लिखना. फर्नीचर सेल हो गया, इन्वेस्टमेंट सेल हो गया, स्टॉक इज टेकन ओवर बाय ए. सो यहाँ पे अभी टोटलिंग करेंगे. सो 1,20,000, 128, 130, 560 एंड यहाँ पे 1,10,000, 13, 14. सो यहाँ पे टोटलिंग करके बैलेंस निकालेंगे. बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस 1,10,160. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन 24. कंपनी इश्यूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच. उसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल दिया है. Applications were received for 15,000. Pro rata allotment made to 12,000 applicants. Shareholder holding 200 shares failed to pay allotment and first call. His shares are forfeited and reissued. Final call was not yet made. Past journal entries. Okay. 24th question. शेयर्स में जर्नल एंट्री में सबसे पहली एंट्री होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन. हमको टोटल 15,000 एप्लीकेशंस मिल रहे हैं एंड एप्लीकेशन मनी है 2 रुपीज, सो 30,000. देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. प्रोरेटा अलॉटमेंट है इसलिए टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक बिकॉज रिजेक्टेड भी है. टोटल 15,000 इंटू 2, 30,000 रुपीज रिसीव हुआ. अब प्रो रेटा अलॉटमेंट सिर्फ 12,000 पे है, मतलब 15 माइनस 12, 3,000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गए. 10,000 शेयर्स इश्यू हुए, तो कैपिटल में 10,000 इंटू 2, 20,000 ट्रांसफर होगा और 2,000 इंटू 2, 4,000 एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में. नेक्स्ट, अलॉटमेंट ड्यू के लिए शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल. अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज है, सो 10,000 इंटू 3, 30,000. देन जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होता है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, टोटल अलॉटमेंट है 30,000 माइनस 4,000 एडजस्ट हो गया, सो 30,000 माइनस 4,000, अभी 26,000 मिलना चाहिए. बट एक शेयर होल्डर है, उसने 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे नहीं किया. बिकॉज प्रोरेटा अलॉटमेंट है, उसका वर्किंग नोट बनेगा. तो 12,000 एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड 10,000 शेयर्स. इसको अलॉट हुए 200, तो ही अप्लाइड फॉर एक्स. एक्स हो जाएगा 240 शेयर्स. सो 40 शेयर्स एक्सेस है इनटू एप्लीकेशन मनी 2, शेयर होल्डर ने 80 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया है. अलॉटमेंट के टाइम पे 200 शेयर्स इंटू 3 रुपीज 600 पे करना था, माइनस 80 एडजस्ट हो गया, सो कॉल्स इन अरियर्स इज 520. तो ये 520 यहाँ पे माइनस होगा, तो 25,480. नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल ड्यू. शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स इंटू फर्स्ट कॉल मनी है 3 रुपीज, सो 30,000.
देन जब फर्स्ट कॉल रिसीव होता है वापस सेम शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, अब डायरेक्टली माइनस होगा 200 शेयर्स पे हमको फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ, मतलब 9800 शेयर्स पे 3 रुपीज रिसीव हो गया, तो 29,400। नेक्स्ट अब फॉरफीचर की एंट्री आएगी, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल, बिकॉज ये दो उसने पे नहीं किया। अब 200 शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं, ये शेयर्स पे फाइनल कॉल अभी तक कॉल नहीं हुआ है, मतलब सिर्फ 8 रुपीज कॉल हुआ है। अलॉटमेंट के टाइम कॉल्स इन अरियर्स हमने कैलकुलेट किया है 520 रुपीज। फर्स्ट कॉल के टाइम 3 रुपीज पर शेयर, मतलब 600 का कॉल्स इन अरियर्स है, एंड यहाँ पे 1600, so 480 rupees paid forfeiture amount. Then bank share forfeiture to share capital, ये 200 शेयर्स कितने में री इश्यू हो रहे हैं? 8 रुपीज में, so 200 शेयर्स री इश्यूड एट 8, सॉरी 200 शेयर्स आर री इश्यूड एट 9, एंड यहाँ पे बोला है ₹8 पेड अप, मतलब 1 रुपी एक्स्ट्रा है, तो ये हो जाएगा SPR। So 1800, 200, 1600, और फिर शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, यहाँ का फॉरफीचर है 480, यहाँ पे कुछ माइनस करने के लिए फॉरफीचर है ही नहीं, तो 480 ही हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, Y Limited issued 25,000 debentures of 100 each at 10% premium, redeemable also at premium, pass journal entries and prepare loss account. Okay. डिवेंचर में सबसे पहली एंट्री होती है बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। टोटल हम लोग इश्यू कर रहे हैं 25,000 डिवेंचर्स, जिसका फेस वैल्यू 100 है और वो 10% प्रीमियम में इश्यू हो रहा है, सो इनटू 110, तो 27,50,000। सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर, ये बेसिक एंट्री है। अब प्रीमियम इंक्लूड है इसलिए SPR आएगा, एंड रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम है तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रोविजन क्रिएट होगा। जब भी ये प्रोविजन क्रिएट करते हैं डेबिट में लिखना पड़ता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। सो सबसे पहले 110 रुपीज, सो 27,50,000, जिसमें से 100 रुपीज का डिवेंचर, 10 रुपीज का प्रीमियम, सो 25 लाख एंड 2,50,000। देन रिडम्पशन के टाइम 20 रुपीज का प्रीमियम है, 5 लाख रुपीज, सो लॉस ऑन इश्यू भी 20 रुपीज, तो 5 लाख। अब ये जो लॉस है वो राइट ऑफ होगा। लॉस राइट ऑफ करने के लिए हमको SPR 2,50,000 मिल गया और टोटल लॉस राइट ऑफ करना है 5 लाख, तो SPR से यूज करेंगे 2,50,000, स्टेटमेंट ऑफ P&L से यूज करेंगे बाकी का 2,50,000, एंड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 5 लाख राइट ऑफ हो गया। इसके बाद लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी पूछा है, सो लेजर अकाउंट में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, सबसे पहले लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो रहा है, सो डेबिट साइड में टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 लाख रुपीज, और इसको राइट ऑफ करने के लिए 2,50,000 का SPR और 2,50,000 का P&L यूज हो रहा है, सो बाय SPR 2,50,000 and by statement of P&L 2,50,000. So ये loss on issue of debenture account complete हुआ. Okay, question 26, MNAR partners 3:1 बैलेंस शीट दिया है,
and new partner J is admitted for 1/4 share. He brings proportionate capital and 40,000 as goodwill. उसके बाद रिवैल्यूएशन के अलग अलग एडजस्टमेंट्स है एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स. सो यहाँ पे हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. सबसे पहले न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. सो m is to a 3 is to 1. न्यू पार्टनर J का शेयर है 1/4. तो न्यू रेशियो 9 is to 3 is to 4 हो जाएगा एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम आएगा 3 is to 1. अब सबसे पहले बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन के लिए पहला एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10% ऑन डेटर्स. अब डेटर्स 1,20,000 है, उस पर 10% होता है 12. पहले से 10,000 का प्रोविजन है. सो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमको बस 2,000 क्रिएट करना है. नेक्स्ट स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10,000, मतलब स्टॉक अभी इंक्रीज हो रहा है. सो बाय स्टॉक 10,000. नेक्स्ट ओल्ड कस्टमर रिटर्न ऑफ पेड 15,000. तो ये एक गेन है बैड डेट्स रिकवर्ड. सो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 15,000 रिसीव हो गया. 20% इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय ए एट बुक वैल्यू. अब ये बुक वैल्यू में ही लिखे जा रहा है, कुछ लॉस या गेन नहीं है. वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम 70 है और बैलेंस शीट में फंड सिर्फ 60 का है. सो टू वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम 10,000 का एक्स्ट्रा लॉस है. क्रेडिटर्स 27,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड. तो ये गेन हो गया बाय क्रेडिटर्स 27,000. अब क्रेडिट साइड का टोटल 20, 30, 40, 52,000 और डेबिट में सिर्फ 12 है. सो 40,000 का हो जाएगा प्रॉफिट. टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट. नेक्स्ट हमको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो ओल्ड पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख. अब न्यू पार्टनर का प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोला है, तो बाय कैश लिख के हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, कैलकुलेट करना है. गुडविल ही इज ब्रिंगिंग इन 40,000. सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो 30,000, 10,000. देन बैलेंस शीट में कोई रिजर्व नहीं है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस P&L नहीं है. रिवैल्यूएशन में देयर इज अ प्रॉफिट. तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 40,000 को ओल्ड रेशियो 3:1. सो 30,000 एंड 10,000. एंड 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय ए. इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 1,10,000. सो टू इन्वेस्टमेंट उसका 20% 22,000 ए लिखे जाएगा. इसके बाद अभी हम कैपिटल अकाउंट्स को रफ में बैलेंस करेंगे बिकॉज हमको न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्टनर का टोटल, इट इज टेकन ओवर बाय ए. ए इज द सेकेंड पार्टनर. फर्स्ट पार्टनर का टोटल है 3,60,000. तो एम्स कैपिटल 3,60,000 और ए का कैपिटल है 2,20,000 माइनस 22. सो 1,98,000. ये एज कैपिटल. टोटल आ जाता है 5,58,000. अब न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4, तो कंबाइंड शेयर हो जाएगा 3/4, जिसके लिए पार्टनर्स का कैपिटल है 5,58,000. तो 1/4 शेयर के लिए न्यू पार्टनर लाएगा x. क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1,86,000 का कैपिटल आएगा. सो यहाँ पे बाय कैश में 1,86,000 लिख लेंगे. और उसके बाद अभी फेयर कैपिटल अकाउंट हम लोग बैलेंस कर लेते हैं. सो फर्स्ट पार्टनर का है 3,60,000
then 198 and now 186. Okay. अब part B, question 27. Cash flow statement is a substitute of income statement. Cash flow statement records only cash items. अब इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर. कैश फ्लो स्टेटमेंट उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, तो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है. बट सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है. कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं. अगर कुछ भी नॉन कैश ट्रांजेक्शंस है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते. सो ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड 1 इज फॉल्स. तो 27 का आंसर हो जाएगा डी. 28, which of the following is correct about limitations of ratio analysis? It may result in false conclusions if variations in price level is not considered. Ignores qualitative, ignores quantitative. It is historical analysis. अब यहाँ पे आंसर है historical analysis. इसका लॉजिक समझते हैं. बेसिकली हम रेशियोज यूज करते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए. अब अगर कंपनी के रेशियोज अच्छे हैं मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, और उसके बेसिस पे हम ये कंक्लूजन डिराइव करते हैं कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. बट जो रेशियोज निकले हैं और जो परफॉर्मेंस हमने एनालाइज किया है वो बेसिकली पास्ट परफॉर्मेंस है, बिकॉज वो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे है. जस्ट बिकॉज कंपनी ने पास्ट में परफॉर्म किया उसका मतलब ये नहीं होता कि वो फ्यूचर में भी परफॉर्म करेगी. इसीलिए ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग रेशियोज का, दैट इज हिस्टोरिकल इन नेचर. वो पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बोलता है, फ्यूचर परफॉर्मेंस को वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. सो 28 का भी आंसर हो जाएगा डी. इट इज हिस्टोरिकल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट जो दिया है असर्टन नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सही है. असर्टन नॉन कैश ट्रांजैक्शंस अंडर डिफरेंट हेड्स, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड ही नहीं करते. एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली 1, जो है ऑप्शन ए. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस. अब P&L के फॉर्मेट में एम्प्लॉइज से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हो, सैलरी, वेजेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, ये सब आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी. सो 30 का सी. 31, classify the following under major head and subheading of balance sheet. Securities premium main heading है shareholders funds, subheading है reserves and surplus. Mortgage loan long term borrowings के under long term loans. And patent intangible assets में आएगा under property plant and equipment. Question 32, calculate current ratio. अब 32 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. करंट रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. अब यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है एंड कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने के लिए आरएफओ और ग्रॉस प्रॉफिट दिए. तो हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल लेते हैं. सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,50,000 माइनस द ग्रॉस प्रॉफिट जो है 20%. तो 2,50,000 का 20% होता है 50,000. तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाएगा 2,00,000. अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स दिया है, विच इज कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज स्टॉक. तो इसके बेसिस पे आ जाएगा हमको एवरेज स्टॉक. सो 2,00,000 डिवाइडेड बाय 4, 50,000 का एवरेज स्टॉक हो गया. अब क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 मोर देन ओपनिंग. तो एवरेज स्टॉक 50,000 इज ओपनिंग स्टॉक अगर x लिया तो क्लोजिंग हो जाएगा x प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2. सो 1,00,000 माइनस 10, 90,000 इज इक्वल्स टू 2x. x मतलब ओपनिंग स्टॉक आ गया 45 एंड क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 55. देन क्विक रेशियो एंड करंट लायबिलिटीज दिए. क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. सो क्विक रेशियो है 0.8:1. क्विक एसेट्स हमको पता नहीं है, बट करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में दिया है 25,000.
तो 25,000 इंटू 0.8 क्विक एसेट्स हो जाएगा 20,000। अब क्विक एसेट्स कैसे आता है? तो करंट एसेट्स में से जब इन्वेंट्री या स्टॉक माइनस करते हैं तब क्विक एसेट्स आता है। तो ये क्विक एसेट्स में अगर हमने इन्वेंट्री वापस ऐड बैक कर दिया तो हमारा करंट एसेट आ जाएगा। अब इन्वेंट्री के हमारे पास दो वैल्यूज है, एक तो है ये ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 55। तो करंट रेशियो जो है ये बैलेंस शीट के बेसिस पे निकलता है और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करके ही हम करंट एसेट्स निकालेंगे। सो करंट एसेट्स आर क्विक एसेट्स प्लस स्टॉक, और ये स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक। सो 20,000 प्लस 55,000, तो ये हो गया 75,000। अब हमारा करंट रेशियो निकल जाएगा, करंट एसेट्स है 75 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, क्वेश्चन में ही दिया है 25, सो 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33, प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अब यूजुअली कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया होता है और हम दोनों साल का बनाते हैं। यहाँ पे बस 1 साल का इंफॉर्मेशन दिया है, तो बस एक ही साल का बनाएंगे। सबसे पहले कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स, इसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और दोनों के परसेंटेज होते हैं, बट एक ही ईयर है और एक ही परसेंटेज है। सो पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड परसेंटेज। सबसे पहले शुरू होता है आरएफओ जो है 10 लाख, अदर इनकम जो है 2 लाख, इससे आ जाता है अपना टोटल इनकम 12 लाख। देन एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 5 लाख, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस 4 लाख। सो टोटल एक्सपेंसेस आ गया 9 लाख। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस विच कम्स टू 3 लाख माइनस टैक्स। टैक्स 50% बोला है, मतलब 1,50,000 सब्ट्रैक्ट करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम्स टू 1,50,000। अब बिकॉज ये कॉमन साइज है तो यहाँ पे हर चीज को एक कॉमन बेस से डिवाइड करना है। इनकम स्टेटमेंट में कॉमन बेस होता है सेल्स, मतलब आरएफओ, तो हर चीज को 10 लाख से डिवाइड करके इंटू 100 करके परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अकॉर्डिंगली सबसे पहले सेल्स को ही डिवाइड करेंगे। सो 10/10 इंटू 100, तो 100%। 2 लाख अपॉन 10 लाख 20%, 12 लाख अपॉन 10 लाख 120%, 5/10, 4/10, 9/10, 3/10, 1,50,000/10 and 1,50,000/10। नेक्स्ट क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए हमने टेक्निक समझा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट के वीडियो में, कि पहले पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लें, एडजस्टमेंट्स जो दिए हैं उसके हिसाब से अकाउंट्स बना के वर्किंग नोट कंप्लीट कर लें और फिर सारा पोस्टिंग एक साथ करें। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। इसमें फर्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें आता है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इससे आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, then plus increase in current liability, decrease in current asset, minus decrease in current liability, increase in current asset। तो इससे आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस और फिर माइनस टैक्स पेड करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। सेकेंड पार्ट है कैश फ्लो
फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जिसमें आएगा सेल्स माइनस परचेज। थर्ड है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जिसमें आएगा इश्यू माइनस रिडम्पशन। लास्ट में आएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो फिर मिल जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब सबसे पहले अगर एडजस्टमेंट देखते हैं, एक ही एडजस्टमेंट दिया हुआ है, मशीनरी कॉस्टिंग 18,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12, सोल्ड फॉर 4,500, और नोट टू अकाउंट्स में मशीनरी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों सेपरेट है। तो एक हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट, दूसरा हम प्रिपेयर करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पे मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,50,000 एंड बाय बैलेंस कैरीड डाउन 9,52,500, एंड जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा 1,12,500 और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में 1,50,000। अब मशीनरी 18,000 का है जो सेल हो रहा है, वो मशीनरी का वैल्यू मशीनरी अकाउंट में है, जबकि उसका जो डेप्रिसिएशन है 12 वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में है। तो डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे टू मशीनरी अकाउंट 12,000, सो मशीनरी में आएगा बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12। देन बाय बैंक, इसका सेल वैल्यू दिया है 4,500। अब 18 का ओरिजिनल मशीन माइनस 12 डेप्रिसिएशन, तो 6,000 का वैल्यू बचता है, और 6,000 का मशीन 4,500 में सेल हो रहा है, सो देयर इज अ लॉस ऑफ 1,500। तो बाय P&L लॉस 1,500। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट को टैली करेंगे, तो यहाँ का टोटल है 1,62,000 माइनस 1,250, तो 49,500 का डिफरेंस ये हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। एंड यहाँ पे 9,52,000 प्लस 18, तो 9,70,000 माइनस 7,50,000, तो 2,20,500, ये हो जाएगा टू बैंक परचेज। अब बैलेंस शीट पूरा रीड करके एक एक सही पोस्टिंग कर देंगे। सबसे पहला बैलेंस शीट में है शेयर कैपिटल जो 8,25,000 से 9 लाख हो रहा है, तो ये इश्यू ऑफ शेयर्स हो जाएगा 75,000 फाइनेंसिंग में ऐड। नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,50,000 से 2,25,000, तो ये नेट प्रॉफिट होता है, तो नेट प्रॉफिट में 75,000। यूजुअली नेट प्रॉफिट के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, यहाँ पे भी हम बना लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, तो क्लोजिंग P&L माइनस ओपनिंग P&L। सो क्लोजिंग P&L है 2,25,000 एंड ओपनिंग P&L है 1,50,000, तो 75,000। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 127,500 से 180 हो रहे हैं, सो 52,500 से इंक्रीज हुआ, ये भी इश्यू हो गया डेट 52,500। नेक्स्ट ट्रेड पेएबल 153 से 134 रिड्यूस हो रहे हैं, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट होगा। वन 153 से रिड्यूस होके 134,250 हो रहा है, सो 18,750 का डिक्रीज है। नेक्स्ट टैक्स प्रोविजन, अब जो ओपनिंग टैक्स प्रोविजन है 57,750, ये टैक्स पेड में जाएगा 57,750, और जो क्लोजिंग टैक्स प्रोविजन है 37,500, ये नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा 37,500। नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें मशीनरी है, मशीनरी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमने अकाउंट बनाया है, तो सारा इंफॉर्मेशन वहीं से लेंगे। सबसे पहले सेल ऑफ मशीनरी है 4,500, तो सेल्स 4,500
परचेज है 2,20,500, सो 2,20,500. लॉस और डेप्रिसिएशन ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो लॉस ऑन मशीनरी 1,500 और डेप्रिसिएशन है 49,500. नेक्स्ट, इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल 84 से 30 रिड्यूस हो रहा है, तो ये गुडविल रिटर्न ऑफ 54,000 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा. करंट इन्वेस्टमेंट ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है. ट्रेड रिसीवेबल 1,07,000 से 1,27,000 इंक्रीज हो रहा है, सो ट्रेड रिसीवेबल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 1,07,000 से 127, 20,250 से इंक्रीज हो रहा है. देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके, यहाँ पे इन्वेंट्री अपना रह गया 90,000 से 96,000 हो रहा है, तो 6,000 से इंक्रीज हो रहा है, सो वो भी यहीं पे आएगा, इन्वेंट्री 6,000. कभी भी ऐसा आपको स्पेस का इश्यू ना हो, उसके लिए बेसिक आपको क्या करना है, क्वेश्चन में एक बार रीड कर लेना है कितने करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज है. यूजुअली 3 to 4 लाइंस दोनों के नीचे सफिशिएंट हो जाते हैं. देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट है 1,12,500 और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 2,81,250. सो ये दोनों को ऐड करेंगे 1,12,500 और 2,81,250, सो 3,93,750 ओपनिंग हो गया. क्लोजिंग है 2,40,000 और 1,80,000, सो 3,4,20,000. देन हमने नोट टू अकाउंट्स ले लिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लिया. सो अभी जो नेट प्रॉफिट आता है 1,12,500, इसको हम नेट प्रॉफिट में लिख सकते हैं. 1,12,500 में ये सब ऐड हो जाएगा, तो 15 plus 49, 500 is 51 and 54, so 2,17,500. 2,17,500 से ये सब माइनस होगा, तो 1,72,500 और उसमें से टैक्स पेड भी माइनस होता है, which comes to 1,14,750. Then 4,500 minus 2,20,500, so 2,16,000 नेगेटिव आएगा. एंड यहाँ पे दोनों पॉजिटिव ही है 1,27,500. सो पॉजिटिव हो गया 1,14,750 एंड 1,27,500. नेगेटिव है 2,16,000, सो पॉजिटिव आता है 26,250. ये हो गया नेट इंक्रीज, बिकॉज ये पॉजिटिव आंसर है. अब 26,250 में 393,750 ऐड करते हैं तो 4,20,000 आ जाता है. सो टैली हो गया, मतलब अपना आंसर सही. तो ये अपना एक और सीबीएसई सैंपल पेपर कंप्लीट हुआ. अकाउंट्स के अलग अलग ऐसे सैंपल पेपर्स हम लोग आगे लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें.